नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा निर्माण जीएस एकेडमी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने इतिहास लेक्चर में जो है तो जितने भी इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उनके बारे में जानकारी ली थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि हम अब जो अगला वीडियो हमारा बनेगा वो सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय को लेकर के, उसके सामाजिक जीवन, राजनैतिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, इस विषय को लेकर के। लेकिन जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो इसके पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि आखिर किस तरीके से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी हुई। ऐसे कौन से पुरातत्वविद थे, कौन से इतिहासकार थे, कौन से वे विद्वान थे जिन्होंने उत्खनन कार्य करके सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता लगाया, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि किस प्रकार से जो है हमें सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि सबसे प्राचीन सभ्यता एक भारत की मानी जाती है, उसके बारे में पता चलता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। मैं इस वीडियो के दौरान पे केवल आपको अभी कहानी बताऊंगा। उस कहानी को आप सुनेंगे और 2-3 बार जब लगातार उस कहानी को सुनते रहेंगे तो निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने में आपको आनंद भी आएगा और इसके अलावा जो अन्य चीज़ें हैं उसके बारे में जानने की जो उत्सुकता है वो आपके अंदर उत्पन्न होगी। तो देखिए, हम कहानी के बारे में चर्चा करते हैं कि कहानी, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, चूँकि मैं थोड़ा सा उसके समय के बारे में आपको बता दूं। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय माना जाता है वो माना जाता है आपका लगभग ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले से लेकर के 1750 साल पहले तक। अच्छा, समय में देखिए थोड़ा सा आपको देखने में किताबों में कन्फ्यूज़न होगा, ऐसा डाउट मन में बनेगा। तो मैं आपको बताऊं कि आपको मन के अंदर कोई भी डाउट नहीं रखना है। कुछ किताबों में सीधा सीधा इसका समय 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक दे दिया गया है, लेकिन वास्तविक समय 1750 ईसा पूर्व है। ये भी हम कहेंगे कि ना तो 1500 गलत है और ना ही 1750 ईसा पूर्व गलत है। कारण ये कि मार्टिन व्हीलर, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण अपने तथ्य देते हैं, उनके तथ्यों को सर्वाधिक प्रमाणित माना जाता है। प्रमाणित हम ऐसे कह सकते हैं कि लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे तथ्यों को मार्टिन व्हीलर के तथ्य माने गए हैं और मार्टिन व्हीलर के तथ्यों को उठा करके सिंधु घाटी में रखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मार्टिन व्हीलर ने जो समय की घोषणा की कि वास्तव में कि समय सिंधु घाटी का कैसा रहा है, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रहा। अब हम बात करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके जो प्रथम खोजकर्ता माने जाते हैं, चूंकि सन 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। दोस्तों, दयाराम साहनी, इनका पूरा नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी, जो कि बंगाल से बिलोंग करते थे। जितने भी सर्वाधिक विद्वान बंगाल से ही आए हैं और इतिहास में उनका कई सारे लोगों का उल्लेख मिलता है। तो कैसे हम इसकी चर्चा करते हैं, तो देखिए 1921 में खोज हुई, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता तो ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले की थी। अभी कुछ ही साल पहले पेपर में भी एक न्यूज़ छपी थी कि यह सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो लगभग 8000 साल पुरानी है। मतलब ईसा मसीह के जन्म के 8000 साल पहले की पुरानी ये सभ्यता है। लेकिन उस पर भी इतिहासकारों ने कई सारे अपने मत
प्रस्तुत किए, जिसमें से अभी उस पर पूरी पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या वास्तव में 8000 साल पुरानी सभ्यता है। फिर भी हम ये मान सकते हैं कि भारत के अंदर अगर कोई सभ्यता विकसित हुई है, जो सबसे प्राचीन सभ्यता थी, वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। इसके अलावा अब जो मुख्य है कि किस तरीके से इसके बारे में खोजा गया, तो देखिए आज से कई साल पहले, कई 100 साल पहले हमने देखा कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, 1854 की हम बात करें कि 1854 के समय में, जिस समय लॉर्ड डलहौजी थे, आपको एक चीज पता होगी कि भारत में पहली ट्रेन जो चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी, मुंबई से ठाणे के बीच में। और जब मुंबई से ठाणे के बीच में भारत की पहली ट्रेन चलाई गई, तो उस दौरान जो है उसमें लगभग 20 डिब्बे थे, 200 यात्री सवार थे, दिन शनिवार था, ऐसी कुछ है। और जिस तरीके से जब ट्रेनों का चलना आरंभ हो गया, तो अंग्रेजों ने, देखिए अंग्रेजों की एक नीति सदा रही है कि वो जिस देश में शासन किया करते थे उस देश को अपना मानते थे। शोषण को अगर हम हटा दें थोड़ी देर के लिए, कि वो शोषण तो करते थे वहाँ के लोगों का, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो उस देश में जहां रहते थे उसका विकास कार्य भी किया करते थे। 1854 की बात है, आपने 2 स्थान सुना होगा अविभाजित भारत में, कि जब हम बात करते हैं कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तो एक पाकिस्तान में स्थान है जिसका आपने नाम सुना होगा, लाहौर, और लाहौर के अलावा एक स्थान माना जाता है कराची। लाहौर और कराची। हुआ ये कि लाहौर से कराची के मध्य जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस रेलवे लाइन का जो जिम्मा दिया गया था वो बर्टन बंधुओं को दिया गया था। जॉर्ज बर्टन थे और उनके भाई थे। बर्टन बंधुओं को जब इसका जिम्मा दिया गया कि आपको लाहौर से कराची के मध्य में जो है रेलवे ट्रैक बिछाना है। अब देखिए, जब रेलवे ट्रैक बिछाए जाते थे, आज का अगर आप तुलना करें तो रेलवे ट्रैक में पटरियों के नीचे गिट्टियां बिछाई जाती हैं, मलबा बिछाया जाता है। कारण उसका ये कि मलबा बिछाने पर जब ट्रेन उस पटरी के ऊपर चले तो प्रेशर के कारण, दबाव के कारण पटरियां जमीन में धंसे नहीं, इसलिए कोई ठोस चीजें जो है पटरियों के नीचे बिछाई जाती हैं। और वर्तमान में तो गिट्टियां बिछाई जाती हैं, लेकिन उस समय गिट्टियां नहीं हुआ करती थी। गिट्टियां नहीं होती थी तो उनके नीचे क्या बिछाया करते थे? तो दोस्तों, उसके नीचे मलबा, जो खंडहर इत्यादि ये समस्त चीज़ें रहती थीं, उसके नीचे जो है यही सब ईंट पत्थर जो भी उसके टुकड़े होते थे उन्हें तोड़ तोड़ कर बिछाया जाता था। हुआ ये कि जब लेबर, जो श्रमिक थे, वहाँ कार्य कर रहे थे और कार्य करते करते मलबा बिछाते समय जब मलबा खत्म हो गया तो इस बात की सूचना तुरंत बर्टन बंधुओं को दी गई। जैसे ही बर्टन बंधुओं के पास यह सूचना पहुंची तो बर्टन बंधुओं ने देखा कि सामने कुछ ही दूरी पर एक खंडहर है और खंडहर लगभग वीरान सा है। तो उन्होंने उन सभी श्रमिकों को आदेश दिया कि आप उस खंडहर के पास जाएं, उस खंडहर को तोड़ें और तोड़ करके जो उसका मलबा है उस मलबे को आप लेकर के आएँ और इस पटरी के नीचे बिछाएं। जैसे ही श्रमिकों ने इस आदेश को प्राप्त किया तो वहाँ पे वो गए और खंडहर को तोड़ना चालू किया और उसका खुदाई कार्य भी करना चालू किया ताकि मलबा जो है वो प्राप्त हो सके। जैसे ही जब वो खुदाई कार्य करने लगे तो देखा कि लगभग अच्छी बड़ी बड़ी ईंटें जो काफ़ी अनुपात में थीं और मतलब उनका साइज जो था 2:1:1 के अनुपात में, मतलब ऐसा माना जाता है। बड़ी बड़ी ईंटें जब मिलना चालू हुई तो श्रमिकों को ये लगा कि वास्तव में इसके नीचे जो है कुछ दबा हुआ है, ये अकेला खंडहर नहीं है। अब ये बात की सूचना तुरंत बर्टन बंधुओं को दी गई श्रमिकों द्वारा। जैसे ही बर्टन बंधुओं ने इस सूचना को प्राप्त किया तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार को एक लेटर लिखा। हालांकि उस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सबसे पहले वो लेटर पहुंचा। वो लेटर में उन्होंने क्या चीज़ें लिखी थी
कि हम लाहौर से कराची के मध्य एक रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे, जिसमें मलबा ख़त्म हो जाने पर हमने श्रमिकों को आदेश दिया कि आप वहां से जाएं, एक खंडहर जो कि जिसका मलबा हमने लाने का आदेश दिया, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वह खंडहर कोई प्राचीन इमारत या स्मारक है। तो इस पर उत्खनन कार्य करके इसके बारे में जानकारी पता लगाई जाए। जैसे ही ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास लेटर पहुंचा, लेकिन उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का केवल एक काम हुआ करता था, शोषण करना, और ईस्ट इंडिया कंपनी इन कार्यों में उतना विशेष ध्यान नहीं देती थी। तो हुआ ये कि उसने उस लेटर को एक दस्तावेज फाइल में बना करके रख दिया। अब समय बीता, आपको पता है ये घटना कब की है, मैंने बताया ये घटना 1854 की। 1854 के बाद सिपाही म्यूटिनी, जिसे हम 1857 की जनक्रांति कहते हैं, जो कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन माना गया है। 1857 की जब क्रांति हो गई, तो उस क्रांति में जब आप राजनीति शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि 1857 के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन जो है भारत में हुआ। अब ब्रिटिश सरकार ने भारत को जब पूरी तरह से डेवलप करने का धीरे धीरे कार्य शुरू किया, तो ऐसा माना जाता है कि आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, लॉर्ड कर्जन का। 1905 में उसने बंगाल विभाजन किया। कई इतिहासकार लॉर्ड कर्जन को अच्छा भी मानते हैं और कई इतिहासकार लॉर्ड कर्जन को बुरा मानते हैं। लॉर्ड कर्जन के बारे में ये कहा जाता है कि भारत का गवर्नर जनरल ना होते हुए भी उसे भारत की समस्याओं का इतना ज्ञान था जितना कि अन्य किसी गवर्नर जनरल को नहीं था। वह सभी समस्याओं को देखते हुए भारत के उत्थान के लिए कार्य किया। कई इतिहासकार कहते हैं कि 1905 में इसके द्वारा लिया गया फैसला भारत में एक अशांति को फैलाना था और भारत के अंदर फूट डालो और शासन करो की नीति को बढ़ावा देना था। ऐसे कई इतिहासकार आपको मिलेंगे जो लॉर्ड कर्जन की बुराई करते हैं। मैं किसके पक्ष में हूं? तो मैं दोनों के पक्ष में नहीं बोल सकता। मैं अगर पक्ष रखूंगा तो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष रखूंगा, क्योंकि मेरा कार्य है केवल आपको जानकारी देना। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। उसके ठीक एक साल पहले 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। दोस्तों, आप नेट गूगल वगैरह में जब सर्च करेंगे तो मैं एक डाउट आपको बता दूं कि पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में हुई है, जबकि गूगल में कोई अन्य सन दिया जाता है 1856, कई जगह मिलता है, कई जगह 1872 मिलता है। तो मैं आपको बता दूं 1904 है। लॉर्ड कर्जन ने ही पुरातत्व विभाग की स्थापना की, जिसके प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल बनाए गए। जब ये हो गया कि विभाग बन गया, उसको लगभग पूरी तरह से विकसित करने में ऐसा माना जाता है कि 16 से 17 साल का समय लगा। 1904 में अगर आप 17 साल जोड़ देते हैं तो आता है समय 1921 का। 1921 में जो पुरातत्व विभाग था उसके प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी ने क्या किया कि जो भी, ऐसा ही नहीं कि बर्टन बंधुओं का लेटर आया हुआ था, बहुत जगह से जब खुदाई कार्य, रेलवे ट्रैक कार्य के दौरान कई सारी चीजें मिलती जाती थीं, तो होता ये था कि वहां के लोग उसको लेटर में लिख करके दे दिया करते थे। दयाराम साहनी ने जब उन समस्त लेटर्स को उठाया तो उनके हाथ में सबसे पहला लेटर निकलता है बर्टन बंधुओं का, और बर्टन बंधुओं के उस लेटर को उन्होंने पढ़ा और तुरंत ही अपनी एक टीम तैयार की, और टीम तैयार करने के पश्चात वो लाहौर से कराची के मध्य उस स्थान में पहुंचे जहां से उन्हें खंडहर प्राप्त हुआ था। और उसके बाद उन्होंने वहां पर उत्खनन कार्य किया, और उत्खनन कार्य करने के पश्चात उन्हें ये ज्ञात हुआ कि आज से कई हजार साल पहले यह एक बड़ी ही विकसित सभ्यता थी। चूंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर पाई गई, इसीलिए इस सभ्यता का नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता।
कई किताबों में, और लगभग हम इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो उसका कारण ये है कि उत्खनन कार्य के दौरान राय बहादुर दयाराम साहनी ने सबसे पहला जो नगर खोजा वो हड़प्पा नगर था। इसी वजह से इस सिविलाइजेशन को, इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते थे। तो दोस्तों, ये एक कहानी थी जिसके माध्यम से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी होती है। इसके बाद समय समय पर कई उत्खननकर्ता आए और कई विद्वान आए जिन्होंने उत्खनन कार्य करके सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नगरों के बारे में भी खोज की। तो दोस्तों, ये केवल कहानी थी सिंधु घाटी सभ्यता को जानने के लिए। मैंने इसीलिए बताया आपको कि आज हम केवल इस वीडियो में इस कहानी को जानेंगे और कल हम उसका जो अगला वीडियो मेरा आएगा उसमें मैं आपको उसके समस्त सामाजिक जीवन और आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक इन जीवनों के बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम किसी भी सभ्यता का सबसे पहले सामाजिक जीवन ही क्यों जानते हैं। हम जैसे अपने शहर की सभ्यता से पूरी तरह से परिचित हैं क्योंकि हम उस शहर में रहते हैं। मान लीजिए आप एक शहर से दूसरे शहर या दिल्ली शहर जाते हो, तो दिल्ली शहर में सबसे पहले आपका जो सामना होगा वो समाज से होगा। इसी वजह से आप किसी भी सभ्यता को अगर पढ़ें तो सबसे पहले उसके सामाजिक जीवन के बारे में जानें। उसके पश्चात जब आप समाज को जानने लगेंगे तो वहाँ की राजनीति जान जाएंगे, राजनीति जान जाएंगे तो वहाँ का आर्थिक जीवन जान जाएंगे, आर्थिक जीवन जानेंगे तो निश्चित रूप से धार्मिक जीवन भी जान जाएंगे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये कैसा सीक्वेंस है जो प्रत्येक सभ्यता के बारे में आपको जानकारी देता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस निर्माण जीएस एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब करें यदि आप चैनल में नए हैं, और यदि आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो भी आपके डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो इजाज़त चाहूँगा आज के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।